26 नंबर क्वेश्चन जो है विजन है इसका 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर तक कर लिए थे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, अन्य देशों से आयात, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क। उपरोक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत हो सकते हैं? कर राजस्व के स्रोत पूछ रहा है 26 का। राजस्व प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां होती हैं? वे प्राप्तियां होती हैं जो दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। मतलब ऐसा उनसे सरकार से फिर वापस नहीं लिया जा सकता। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर राजस्व क्या होते हैं? कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, को काफ़ी समय से प्रत्यक्ष कर व व्यक्ति का आय पर कर, फर्मों के लिए निगम कर, अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन कर, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर, सीमा शुल्क, भारत में आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर तथा सेवा कर, अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति शुल्क अब समाप्त में कभी भी बहुत राजस्व संग्रह नहीं हुआ है तथा इसलिए इन्हें कागजी कर भी कहते हैं। एक कर राजस्व के स्रोत हैं। और गैर कर राजस्व के स्रोत के रूप में जैसे ऋण से ब्याज प्राप्तियां हो गई, सरकार से निवेश प्राप्त हो गया, लाभांश, सरकार द्वारा की गई सेवाओं पर शुल्क और अन्य प्राप्तियां। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली नगद सहायता अनुदान भी शामिल है। तो इसलिए जो है विकल्प सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत आय, देश के भीतर उत्पादन, अन्य देशों से आयात, ये सब है। बाकी सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क ये जो है गैर कर राजस्व में है। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि जो है आपका वो वाला गलत हो जाएगा। कौन सा? ये वही वाला, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क जो है वो गैर कर राजस्व है। 27 का बी, 27 का बी आंसर सही है, जिसके बारे में पूछ रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास NSDC के बारे में। यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास संबंधित सार्वजनिक स्थानों की स्थापना और संचालन करना है। तो इसको देख लेते हैं आंसर कौन सा सही है 27 का। NSDC के बारे में, इंटरनेशनल द्वारा G2G सरकार से सरकार समझौते के तहत भारतीय श्रमिकों की इजराइल में आवाजाही को सुगम बनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत की गई थी। NSDC की स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के विभाग के रूप में की गई और इसमें उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार NSDC के अंतर्गत 49% शेयर की पूंजी की अधिकारिता रखती है, जबकि इसकी 51% शेयर पूंजी निजी क्षेत्र की है। अतः यह पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व की नहीं है। और 3 भी सही है, 2 भी सही है, 1 सही नहीं है। 1 सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है। पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास नहीं, जबकि 51% राज्य सरकार के पास होता है और 49% के स्वामित्व सरकार के पास होता है। तो 2 और 3 सही होंगे, पहला वाला ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बाकी पूंजी बाजार के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है 28 नंबर। पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखितों में भी व्यापार करते हैं। जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार का गलत है, ये तो मुद्रा बाजार का। मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित है, ये भी गलत है। मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार जो है व्यापक है। मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित नहीं है, व्यापक है। पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखित व्यापार करते हैं। 28 का जो है ए आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ही सही है। पूंजी बाजारों में व्यापार की जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, स्टॉक, इक्विटी, बॉन्ड, ऋण प्रतिभूतियां, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड शामिल, इसलिए सही है। प्राइमरी मार्केट मतलब सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट छोड़िए, ये देखिए जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र मुद्रा बाजार में आते हैं, वहाँ पे पूंजी बाजार लिखा है। और वाणिज्यिक प्रपत्र क्या होते हैं? 1 से 14 दिन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे उसमें। बाकी हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या है जो हम लोग, जैसे मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार जो होते हैं वो व्यापक होते हैं। तो इसलिए 3 सही नहीं है, 3 सही नहीं है। 3 क्यों सही नहीं है? क्योंकि सीमित लिखा है। 2 क्यों नहीं सही है? क्योंकि पूंजी बाजार का है, बाकी पहला सही है। तो 28 का ये हो जाएगा सही। भारत में कितनी भारतीय रुपये के अधिमूल्यन माने भारतीय रुपये की वैल्यू को बढ़ाएगी? भारत में ब्याज दरों की कमी कर देंगे। तो अगर ब्याज दरों की कमी कर दोगी तो लोग पैसा ज़्यादा मार्केट में नहीं बढ़ेगा। ब्याज दर कमी करोगी तो लोग बैंकों में नहीं जमा करेंगे, तो मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। तो पैसा ज़्यादा जब रहेगा तो भाई मुद्रास्फीति होगी, महंगाई होगी। तो महंगाई होगी तो मुद्रा ज़्यादा रहेगा ना, पैसा ज़्यादा रहेगा तो अवमूल्यन होगा, अधिमूल्यन नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, अगर हम विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी कर देते हैं, विदेशी वस्तु हमारे यहाँ नहीं आती ज़्यादा, तो क्या होगा? अगर विदेशी वस्तु हमारे यहाँ नहीं आएंगी ज़्यादा, हम मांग में कमी कर देंगे
तो मतलब उनकी चीज़ों को कम खरीद रहे हैं, तो भारत की वैल्यू बढ़ेगी, अधिमूल्यन होगा, तो ये सही है। भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना, भविष्य में अगर विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी तो भारत की ऑटोमेटिक कम होगी ना, तो अधिमूल्यन अवमूल्यन होगा। तो केवल एक ही सही है, 29 का ए ऑप्शन सही है, 29 का ए। बाकी वही चीज़ है कि चलो ठीक है, 29 का ए हो गया। 30 का क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर, 30 कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऐतिहासिक या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SAGD के संदर्भ में निम्नलिखित SAGD विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत संचालित है, सही। SAGD स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास है। इसके व्यापार संचालन, शुल्क और प्रशुल्क की दृष्टि में एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। 31 का आंसर देखते हैं क्या है। 31 का सी आंसर जो है करेक्ट है, मतलब कि सी मतलब तीनों सही है। स्थापित केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा और विदेशी क्षेत्र माना जाता है, ये भी सही है। बाकी SEZ के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। SEZ जो होता है 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। भंडार क्षेत्र के रूप में, मुक्त व्यापार और भंडार क्षेत्र के रूप में रखी जा सकती है। और इसमें SEZ के बारे में और कुछ है। अनुमोदन, डेवलपर संबंधित राज्य सरकार को SEZ की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करता है। इसे व्यापार संचालन, शुल्क और प्रशुल्क की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। तो 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजकोषीय नीति के उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन, ये सब राजकोषीय नीति के उद्देश्य है तीनों। 33 नंबर कह रहा है कि कौन से जो है संकुचित मुद्रा है। करेंसी नोट सी, ये तो है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग, व्यावसायिक बैंकों द्वारा निवल आवधिक जमाएं, ए। तीसरा तो नहीं है, तीसरा क्योंकि वो व्यापक मुद्रा। 1 और 2 सही होंगे। 33 का बी होगा ना 33 का। 32 का सी, 33 का बी होगा, क्योंकि M1 CUDD होता है। CUDD क्या होता है? CU माने लोगों द्वारा रखी गई करेंसी नोट सिक्का, DD माने व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा। बाकी M2 क्या होती है? M1 प्लस डाकघर बचत की जमाएं, M3 M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, M3 M4 M3 प्लस डाकघर में बचत जमाएं। बाकी M1 M2 संचित मुद्रा, M2 व्यापक मुद्रा, और M1 सबसे तरल आसान है और M4 सबसे कम तरल है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 का बी दिया है आंसर, केवल 2 सही है। कैसे? भारत सदस्य किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन का, GNHRI का। बाकी यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के दिन कार्य करता है, ये गलत है। बस क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जो है किसके दिन कार्य करता है? ये काम करता है जो है एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है, जिसके अंतर्गत विश्व भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार HRI शामिल है। ये स्वतंत्र है भाई, ये किसी का दिनों दिन काम नहीं करता। इसका नाम है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए स्वतंत्र है। बाकी भारत इसका सदस्य था और UNDP और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय के साथ सहयोग में कार्य करता है ये सब। बाकी इसमें भारत के लिए क्या लाभ है? विश्वसनीयता में वृद्धि होगी जब सदस्य बन गया भारत, तो क्या लाभ है? मानवाधिकार का बेहतर संरक्षण होगा, वैश्विक प्रभाव इस पर बनेगा। ये सब मेंस के क्वेश्चन आ गए हैं। 35 का ए आंसर दिया है 35 का, क्योंकि यहाँ देखो अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी रेमनबी है और जापानी येन है। बाकी स्टर्लिंग नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यही सही है, आर्थिक संपत्ति है। तो IMF के बारे में थोड़ा SDR के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 35 SDR तो कुछ दिया ही नहीं इसमें ज़्यादा। बाकी चीनी रेमनबी सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, ये तो जान लेना। SDR लागत रहित होते हैं, ये देख लेना, लागत रहित होते हैं, क्योंकि IMF के विशेष ऋण खाते में केवल पुस्तक विशिष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें प्रायः पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 36 नंबर का आंसर सी दिया हुआ है। 36 का आंसर सी दिया हुआ, नकल कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 36 का सी कैसे कैसे होगा। कितनी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है? लागत 36 का कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि, ये नहीं होगा। बाकी अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करेंगे तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। लागत प्रेरित माने होता है कि जो लागत लग रही है उस पर वृद्धि। अगर हमारा लागत ज़्यादा होगा तो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो जाएगी ना। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि क्यों है? क्योंकि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जमाखोरी और सट्टेबाजी भी। तो 1 2 सही हो जाएंगे, केवल 2। 36 का भी हो जाएगा, सी वाला नहीं होगा सही। लागत प्रेरित लगातार वृद्धि होने के साथ वस्तुओं में बढ़ती होती है। बाकी जो है जैसे कि MSP में वृद्धि, ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप जो है इसमें देख लीजिएगा तीसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है
मुद्रास्फीति का अर्थ है कि जिन उत्पादन के 4 कारकों श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता में लागत में वृद्धि होने से कीमतें बढ़ती हैं, और इसमें जो है एक चीज़ जो है उसमें शामिल नहीं होगी, जो हमारी थर्ड थर्ड वाली है वो उसमें शामिल नहीं होगी। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप आंसर पढ़ लीजिएगा। थर्ड वाली क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि जो होती है ना प्रशासित कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि, जैसे एमएसपी जब बढ़ जाती है तो ए है एमएसपी से रिलेटेड है, एमएसपी बढ़ जाती है 36 का। चलो एक बार पढ़ ही देते हैं ना। देखो यहाँ लिखा है कि ऐसे कच्चे माल की कमी, प्रशासित कीमतों में वृद्धि जैसे कि एमएसपी वृद्धि, कच्चे माल को उत्पादन करने के लिए श्रम की लागत में वृद्धि या कच्चे माल की आयात की लागत में वृद्धि के कारण हो सकता है। इसीलिए जो है इसको हम उसमें शामिल नहीं करते हैं। इसलिए 36 का तो सी है, शामिल करते हैं क्या इसको भी? 36 को सी है भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ शामिल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एमएसपी जब बढ़ेगी तो मतलब लागत में ज़्यादा आई है ना, तब ना एमएसपी बढ़ रही है। यही देखो कन्फ्यूजन होता है। 36 का सी सही है, तो दोनों सही है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ क्यों गलत हो जा रहा है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा, क्योंकि एक बार तो डिवाइज इसको किया था, दोबारा डिवाइज हो रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति काय की गणना के संबंध में अवितरित लाभ जो होता है उसको घटाते हैं, सही है। निगम कर भी घटाते हैं, परिवार द्वारा निवल ब्याज अदायगी इसको भी घटाते हैं, तो तीनों को घटाते हैं क्या? 35 का सी, हाँ तीनों घटाते हैं भाई। व्यक्ति काय में अवितरित लाभ, जब लाभ नहीं दिए हैं, परिवार द्वारा निवल ब्याज दी, उन्होंने ब्याज दे दिया है, निगम कर, ये सब घटाएंगे। 37 का सी हो जाएगा। बाकी 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितना मुद्रास्फीति के प्रभाव है? महंगाई के क्या प्रभाव है? वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी, सही है। अगर मुद्रास्फीति महंगाई ज़्यादा होगी, पैसा तो इन्हें वेतन भोगी उतना ही मिल रहा है, लेकिन तो ये क्रय शक्ति में कमी करेंगे तभी ना इनका सही पड़ेगा खर्चा वर्चा, तो पहला सही है। पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा, ये तो सही है। दूसरा वाला तो कन्फ्यूजन है। 38 का देख लेते हैं क्या होगा 38 का आंसर। 38 का आंसर क्या होगा? 38 का सी होगा, माने कि तीनों सही है। तो क्रय शक्ति में कमी जो है सही है। बाकी पूंजी लागत, ब्याज दरें मुद्रास्फीति की सदृश होती हैं, लेकिन देरी के साथ, क्योंकि ब्याज दरें केंद्रीय, दूसरा क्या था? पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, पूंजी की लागत में अगर वृद्धि होगी तो ऋण संकट होगा, इसलिए दूसरा भी सही है, क्योंकि ब्याज दरें मुद्रास्फीति की सदृश होती हैं। अगर लेकिन देरी के साथ, ब्याज दरें केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। जब मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। ब्याज दरों में तो लोग पैसा जल्दी जमा करेंगे ना बैंक, बस कि हमको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। उधार भी लेने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे निवेश महंगा हो जाएगा, क्योंकि पूंजी जुटाने की लागत बढ़ जाएगी। इस पता नहीं क्या कह रहा है। चलो सीधी सी बात है कि जब अगर हम पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट उत्पन्न हो जाएगा, तो ये सही है, ये भी सही है। 38 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 39 नंबर मामला के बारे में पूछा, यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति को कुर्की की अनुमति देता है। मामला के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवृत्त निर्देश। 39 का भी सी होगा क्या? सब है, सी का आंसर होगा क्या? 39 का क्या है? 39 का भी सी है। अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं है। मामला का उद्देश्य 2002 में लागू किया था संसद के द्वारा मामला, और भार वहन करता है। ये सब पढ़ लेना, बहुत है यार। अच्छा हाँ, ईडी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईडी क्या करता है? मामलों की जांच भी करता है ईडी। ईडी की शक्तियाँ: जांच, परिसंपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी के अभियोजन। प्रीति चंद्रा बनाम प्रवर्तन निदेशालय 14 जून 2030 को आया था, जिसमें जमानत मांगने का अधिकार था, लेकिन उन्हें समान आपराधिक मामलों के अलावा कुछ अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करनी होंगी। जमानत से उत्पाद करने के लिए मुस्तैद किया। अभी कंपन हो रहा है तो सॉरी, गुड टू सी। चलो ये सब छोड़ो, इतना ज़्यादा दे दिया है इसमें, तीनों यही सही हैं, बस ये देख लो। ईडी के बारे में नीचे दिया था, ईडी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में पढ़ लेना। 40 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का उपयोग किया जाता है। ये सही है। कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल हैं किसी अर्थव्यवस्था में सकल निवेश है। चलो 40 का आंसर देखते हैं। 40 का सी करेक्ट है। निवल निवेश सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटक जीडीपी में से
मुल्लर्स घटक तो 40 का सी आंसर सही है दोनों। इकतालीस का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा दोनों। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में पहले निकल कर ले रहा हूँ। यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार नियमित स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। सही है। इसे सेबी और आरबीआई दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। ये भी सही है। ईटीसीडी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव। थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में। बड़ा मुश्किल होता है भाई इकोनॉमिक्स, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे इकोनॉमिक्स बहुत गुस्सा आता है देख करके ये सब चीज़ें। हेजिंग जो होती है ये हेजिंग वोजिंग पता नहीं क्या लिखा है। विदेशी मुद्रा जोखिम में संभावित मुद्राहान से बचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है हेजिंग का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ईटीसीडी के संशोधित मानदंडों को लागू करने का स्थगित कर दिया। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन ना बहुत गुस्सा आता है इन लोगों को। वायदा अनुबंध, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, विकल्प ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज। चलो इसको छोटा हटाओ। 42 का बी केवल दो। हाँ ए अच्छा, ए आसान अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के मान के संदर्भ में थोक मूल्य सूचकांक का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवा सेवा कहाँ आ गया ये गलत। वर्तमान में एवरेज करने के आधार पर 2011-12 वाणिज्य अधिक सलाहकार परिषद द्वारा दो सही है। 42 का बी सही है। बोलते बोलते हालत खराब हो गई लगता है मेरा, क्योंकि तीन तीन दो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो। बाकी इसमें 42 नंबर क्वेश्चन देखो यार, ये आंसर और बड़ा सिस्टम खराब है। आंसर देखने वाला डायरेक्ट एक ऑप्शन पढ़ता है, एक ऑप्शन करने वाला वही सही लगता है मुझे। 43 जैसे पहले कर रहा था, बट ठीक है अभी इसको आप लोग खुद से भी करिए थोड़ा। समान स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। करेक्ट है। वर्तमान समय की दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी की निदान में उपयोगी किंतु नहीं, गलत है। दोनों में उपयोगी है तो केवल एक हो जाएगा। 43 का ए। 44 पहले आंसर देख लो तभी ना। 44 का बी। बी बी पहले आंसर देख लूँ पहले उसको तब। 44 का बी केवल दो सही है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारित प्राधिकरण या रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग के संलग्न है। यह औसत आदेश 2023 के तहत सही है। ये भी सही है। वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परिवर्तन के अनुरूप औसत की उपभोक्ता नहीं थोक मूल्य सूचकांक, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा हम लोग को लगेगा कि मंत्रालय गलत होता है, ये गलत हो, लेकिन यहाँ देखो इसको गलत कर दिया है। जिसको लग रहा था कि सही है, यहाँ बीच में छोड़ा उपभोक्ता की जगह थोक की जगह उपभोक्ता डाला है, तो दो सही हो जाएगा भाई। 45 नंबर नई औद्योगिक नीति के तहत सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योग की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को हटाना था। करेक्ट है। करेक्ट है। राहत दी थी ना एमआरटीपी, दोनों सही है। 45 का सी है क्या? चलो देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 का सी है और 46 का भी सी है। 46 का देखते हैं। 46 का सी है। राष्ट्रीय निवेश कोष क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है। राष्ट्रीय निवेश कोष में जाता है, एनआईएफ में जाता है। एनआईएफ की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईएफ की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से जो प्राप्त है उसको निवेश कोष में जाते हैं। और इसका कौन करता है? डीपैम करता है। इसका डीपैम माने वित्त मंत्रालय के अधीन एक आता है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। डीपैम। एनआईएफ को भारत की संचित नीति में नहीं रखा जाता है, भारत के लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित कोष है। 47 का बी। 47 का बी केवल दो सही है। केंद्रीय सिविल छुट्टी के बारे में 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की सीसीएल की अनुमति। चाइल्ड केयर लीव एक वर्ष की नहीं 2 वर्ष की होती है। बाकी दिव्यांग मामले में कोई सीमा नहीं, किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव लेने का मना करना संविधान को उल्लंघन है भाई। 2, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2 वर्ष होगा। ये सब हम पढ़े हैं इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पढ़े हैं। सेबी के बारे में पूछ रहे। सेबी एक वैधानिक निकाय है 1992 में। यह स्टॉक एक्सचेंज के शेयर ब्रोकर, अंडर राइटर, म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है। 48 का सी होगा क्या? 48 को देखते हैं। 48 का सी सही है, करेक्ट है। 12 अप्रैल 1988 को आया था गैर वैधानिक के रूप में, 1992 में वैधानिक हो गया। करेक्ट है। ये सब कार्य है इसके, म्यूचुअल फंड आदि को काम करता है सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी 48 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है एफआरपी गन्ना, सही है गन्ना। प्रशांत चंद्र महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा एक बार उसका पूछा था ना, पीसी महालनोबिस का फुल फॉर्म बताइए। अच्छी बात है। 50। चलो 51 कर लेते, शुभ कर लेते ना 51। तो मेरा मन नहीं कर रहा आप करने का यार, रहने देते। 51 नंबर से बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 10 क्वेश्चन खाली किए हैं क्या कि 20 क्वेश्चन किए हैं? 10 थोड़ा कमजोर हो जा रहा है यार।
20 क्वेश्चन शायद किए हैं, 50 क्वेश्चन और बचा करने के लिए। चलो इतना कर लीजिए आप लोग। पॉज कर करके, अगर देखो मेरा समझाने का तरीका समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पॉज करके खुद भी समझने की कोशिश करिए। जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए, जितना नहीं समझ में आ रहा है उसको खुद समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पढ़ा आप लोगों ने भी है तभी ना टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। बाकी मुझे तो समझ में आ जा रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी इसको पॉज करते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बचे, उसको 25 25 करके कर लिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो